हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। और उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2022-23 का पेपर जामिया बीएड का, उसका जो क्वेश्चन नंबर 31 से 60 जो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा गया था सेट सी में, हम इस वीडियो में वही सॉल्व करेंगे। इससे पहले रीजनिंग की वीडियो आ चुकी है, जो कि जो पेपर का सीक्वेंस था, ऑर्डर था, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो रीजनिंग पूछा गया था उस पर यासी सर की क्लास जा चुकी है। और अगर आपने नहीं देखी है तो देख लें। और उससे भी पहले हम 2023-24 का जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन की एक एक वीडियो उसी के ऑर्डर में हम सब्जेक्ट वाइज दे चुके हैं। और सारे जो यूनिट का सॉल्यूशन दिया है वो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स ने ही दिया है। हिस्ट्री में जो है खालिद सर ने वीडियो दी है, और अनस सर की बायोलॉजी पे रही है, सोहेल सर की फिजिक्स पे, रीजनिंग की जो है यासिर सर ने दी है, लैंग्वेज भी यासिर सर ने दी है, टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने कराया था। तो जो भी पेपर में पूछा गया था सीक्वेंस में जो आया था हमने उसी के अकॉर्डिंग सारी वीडियो अपलोड कर रखी है और प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, जामिया बीएड सॉल्यूशन 2023-24 के नाम से आपको इजीली वो मिल जाएगा। जिसने नहीं देखा है वो देख लें। अब इस पेपर में जो ऑर्डर था क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का ऑर्डर था सेट सी की मैं बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 पूछा गया था रीजनिंग, जिस पे वीडियो हमारी आ चुकी है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 31 से 60 जो पूछा गया था टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। और फिर जो क्वेश्चन नंबर 61 से 90 पूछा गया था वो करंट अफेयर्स, जो इसके बाद आएगी वीडियो। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91 to 110 ये पूछा गया था लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज के क्वेश्चन थे, तो इसके बाद वीडियो मिलेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 111 से 126, वैसे तो मेंशन था 20 मार्क्स का साइंस, लेकिन इसमें जो पूछा गया था 111 से 126 ये पूछा गया था साइंस। ठीक है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 127 से 145 ये मैथमेटिक्स था। और फिर उसके बाद में 146 से 170 जो पूछा गया था वो पूछा गया था जीएस, जी के हम कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और इसके बाद में हमारा बैच आएगा, तो फिलहाल बने रहिएगा और इस सीरीज को एंजॉय करिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, सेक्शन बी था। क्वेश्चन को रीड करिए। मैंने आपको पहले ही ट्रिक्स बता दी है टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करने की। आपको वही इमेज अपने बना लेनी है अपने माइंड में कि आप एक टीचर हैं, टीचर भी एक आइडियल टीचर है, और एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स का ख्याल रखिएगा, आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेक्स्ट बुक डू यू एग्री विद, मतलब टेक्स्ट बुक के बारे में आपको बताना है, कीवर्ड आपको पकड़ना है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपको कीवर्ड से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, देयर शुड बी वन टेक्स्ट बुक, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आप पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं, आपके अकॉर्डिंग इसमें से टेक्स्ट बुक के बारे में क्या होना चाहिए। देयर शुड बी वन टेक्स्ट बुक फॉर द एंटायर कंट्री टू अवॉइड कंफ्यूजन, मतलब क्या कह रहे हैं कि आपके उलझन से बचने के लिए पूरे देश के लिए एक ही पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। क्या ऐसा होगा? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बेहतर होगा कि एक राष्ट्रीय स्तर की पाठ्य पुस्तक को एक ही लेखक द्वारा लिखा जाए। मैं कभी हिंदी पढ़ूंगी कभी इंग्लिश, ये नहीं कि अब इसमें उर्दू के जो क्वेश्चन थे वो मैंने नहीं डाले हैं, मतलब उर्दू लैंग्वेज के। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज के, क्योंकि फिर पीपीटी पे वो मर्ज नहीं हो पाता या फिर बहुत छोटे फॉन्ट में चला जाता, तो इसलिए इसमें हिंदी और इंग्लिश को ही इंक्लूड किया गया है। सेम वही है उर्दू का भी। जो उर्दू के बच्चे हैं, जो उर्दू लैंग्वेज से, जो उर्दू मीडियम से जो बच्चे होंगे, तो उनको भी परेशान नहीं होना है, वो थोड़ा इंग्लिश हिंदी से काम चला लें। 2-4 टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग होती है, तो वो अपने लेवल पे देख लें। पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा। हमारे जो एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लें, उस पर जो पेपर होगा जामिया बीएड का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से अपने उर्दू का जो टर्मिनोलॉजी है वो अपना एक बार देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, A textbook should initiate and not limit the learning process, मतलब क्या है कि एक पाठ्यपुस्तक ऐसा होना चाहिए जो अधिगम की प्रक्रिया को आरंभ करे, सीमित ना करे। ठीक है, लिमिट ना करे। ऑप्शन नंबर डी, A textbook is primarily meant to be used by teacher, मतलब पाठ्यपुस्तक मुख्यतः
शिक्षकों के लिए, प्रयोग के लिए होना चाहिए, टीचर ही यूज करें उसे, बच्चा नहीं। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड अगर आप इसमें लगाएंगे तो आप सेकंड में इसका आंसर ले आएंगे, और एलिमिनेशन मेथड अगर नहीं लगाएंगे तो बस सोचते रह जाएंगे और टाइम बहुत चला जाएगा। इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड में एलिमिनेशन मेथड लगाना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं एलिमिनेशन हम मेथड इसमें अप्लाई करते हैं। देयर शुड बी वन टेक्स्ट बुक फॉर द एंटायर कंट्री टू अवॉइड कंफ्यूजन। बिल्कुल नहीं होगा, वन बुक कैसे अपने पूरा कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं? साउथ के बच्चों को आप हिंदी में देंगे या जो नॉर्थ का बच्चा उसको इंग्लिश में देंगे टोटल? हालांकि सीबीएसई बोर्ड होता है जो कि इंग्लिश मीडियम से होता है, लेकिन अगर मान लें कि पूरा इंडिया में अगर एक ही हम टेक्स्ट बुक चलाएं तो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में आपको दिख रहा है कल्चर का कितना डिफरेंस है हमारे इंडिया में। थोड़ी थोड़ी दूर पे जाने पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। फिर भी अगर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिसमें मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा ये सब आ जाते हैं, यहाँ पर हिंदी को कोई जानता भी नहीं है ना, हिंदी बहुत कम बोली जाती है। तो आप कैसे पूरे देश में, पूरे कंट्री में एक ही बुक को अप्लाई कर सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे आ जाता है नेशनल टेक्स्ट बुक शुड प्रोबेबली बी रिटन बाय अ सिंगल ऑथर। मतलब सिंगल ऑथर, एक ऑथर होगा, वो पूरे हमारे देश के लिए कैसे बुक लिख सकता है? किसी एक ही ऑथर की बुक कैसे चल सकती है ना? तो ये भी नहीं होगा सिंगल ऑथर। इतने बड़े देश में सिंगल ऑथर, एक फैमिली में सिंगल जो भी पर्सन होता है उसकी नहीं चल पाती, तो पूरे देश में एक हम कैसे बुक को अप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, अ टेक्स्ट बुक शुड इनिशिएट एंड नॉट लिमिट द लर्निंग प्रोसेस, ये हमारा आंसर हो सकता है, इसको होल्ड करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, अ टेक्स्ट बुक इज प्राइमरली मीन टू बी यूज्ड, जो हमारा ऑप्शन नहीं होगा सबसे पहले उसे कट करेंगे। जो हमारा ऑप्शन हो सकता है उसे हम होल्ड करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट बुक इज प्राइमरली मीन टू बी यूज्ड बाय टीचर, टीचर के लिए ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब बच्चा क्या गिल्ली डंडा खेलेगा? टीचर पढ़ेगा, टीचर के लिए टेक्स्ट बुक होना चाहिए, तो बच्चा क्या करेगा? तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर इजीली निकल गया ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, अ टेक्स्ट बुक शुड इनिशिएट एंड नॉट लिमिट द लर्निंग प्रोसेस। एक टेक्स्ट बुक ऐसा होना चाहिए जो लर्निंग प्रोसेस को इनिशिएट करे, मोटिवेट करे, ना कि उसको लिमिट करे। ठीक है, तो हमारा ये इस तरह से टेक्स्ट बुक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पनिशमेंट, क्या कीवर्ड है इसमें? पनिशमेंट इन स्कूल डू यू एग्री विद, मतलब पनिशमेंट के बारे में अपनी राय देनी है। इसमें सीधा सही बात है कि आपको पनिशमेंट के बारे में बताना है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए। पनिशमेंट आर रिक्वायर्ड बट दे शुड बी साइकोलॉजिकल नॉट फिजिकल। साइकोलॉजिकल उसे पनिश कर सकते हैं लेकिन फिजिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पनिशमेंट आर ए नेसेसरी इविल विच हेल्प इन इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन, मतलब क्या है कि एक दंड एक आवश्यक बुराई है जिससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता होती है। अच्छा, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, द फियर ऑफ पनिशमेंट इज हेल्पफुल इन मोटिवेशन स्टूडेंट्स टू लर्न वेल, मतलब जब तक आप मारेंगे पीटेंगे नहीं, बच्चा मोटिवेट नहीं होगा पढ़ने के लिए। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी, पनिशमेंट आर इनइफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट परमानेंट चेंज। ठीक है, इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। देखिए इसमें भी एलिमिनेशन मेथड और इसमें सीधा सीधा निगेटिव वर्ड्स आए हैं जो आपको एलिमिनेट कर देने हैं। ऑप्शन पनिशमेंट आर रिक्वायर्ड, होगा ही नहीं, रिक्वायर्ड है ही नहीं। ठीक है, और साइकोलॉजिकल मतलब उसे पनिश कर सकते हैं, फिजिकल नहीं कर सकते। क्यों? पागल खाने पहुंचाना बच्चे को। साइकोलॉजिकल तो और भी बुरा होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी मैंने पढ़ाया है, मतलब जामिया में ही आया है किसी ईयर में ही, तो ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी, पनिशमेंट आर नेसेसरी इविल विच नेसेसरी है ही नहीं। इसमें बोला है कि जरूरी है आपको पीटना ही पीटना है बच्चों को, ऐसे कैसे पीट सकते हैं? तो ये होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी, द फियर ऑफ पनिशमेंट इज हेल्पफुल इन मोटिवेशन स्टूडेंट टू लर्न वेल। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर जिनकी पिटाई कर दी जाती है ना स्कूल में, वो बच्चे बेचारे स्कूल नहीं जाना पसंद करते, फिर बाद में बहुत मशक्कत के बाद में वो स्कूल जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे तो स्कूल ही छोड़ देते हैं। थोड़ा बड़े होने पर अगर 5th 6th या फिर 10th क्लास या 11th क्लास में अगर किसी बच्चे को पनिश कर दिया जाता है तो वो स्कूल ही नहीं जाना चाहता, है ना? तो ये नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होगा वो। और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, पनिशमेंट आर इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव होता है किसमें? ब्रिंगिंग अबाउट परमानेंट चेंज, मतलब कुछ टाइम के लिए आप बच्चे को पढ़ा सकते हो, पनिश करके कुछ टाइम के लिए बच्चा पढ़ सकता है, उसमें कुछ टाइम के लिए उसका बिहेवियर में चेंजिंग आ सकती है, लेकिन परमानेंट चेंजिंग आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। और ना ही ऐसा होता है कि परमानेंट चेंज आ जाए बच्चे में। बच्चा जब तक अंदर से उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा
जब तक उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता पनिशमेंट करने से। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्शन क्लासरूम असेसमेंट। मतलब आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है क्लासरूम का, तो इसमें क्या मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर ए, टू कैटेगराइज द स्टूडेंट्स एज गुड, बैड एंड मेडिकोर जो भी है। ऑप्शन नंबर बी, टू रैंक द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर, मतलब आप क्या करेंगे, रैंक कर देंगे बच्चों की। ऑप्शन नंबर डी सी, टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, या बच्चे की जो डिफिकल्टीज है उनको आप अंडरस्टैंड करने के लिए असेसमेंट कर रहे हैं। या ऑप्शन डी, टू आइडेंटिफाई दोज स्टूडेंट्स हु कैन बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, इसलिए असेसमेंट कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जा सकता है और कौन सा बच्चा प्रमोट नहीं होगा। तो असेसमेंट क्यों किया जाता है, या मतलब क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। देखिए, प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास ये नहीं होगा, ठीक है। टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट लर्निंग डिफिकल्टीज, यही असेसमेंट क्यों होना चाहिए कि बच्चा कहाँ जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, और उसकी डिफिकल्टीज को फिर आप क्या करेंगे, सॉल्व, ठीक है। और ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम रैंक करते ही नहीं है बच्चों को, कैटेगराइज करते ही नहीं है बच्चों को। मैंने पहले भी बोला था कि आप गुड, बैड में या फिर जो स्टूडेंट होते हैं ना गॉड गिफ्टेड, वो टीचर आके कि ये तो गॉड गिफ्टेड है, ये तो बहुत कुछ अच्छा कर लेगा, पता चलता है कुछ साल के बाद में वो गॉड गिफ्टेड ही ना कोई छोटा मोटा काम कर रहा होता है, और जिसको बोलते हैं तो डल है, ये कुछ करेगा ही नहीं, वो बहुत अच्छी पोस्ट पर जा चुका होता है। तो ऐसा ये जरूरी नहीं है कि आपकी नजरों में जो डल है वो डल है ना। तो हम ये कैटेगराइज नहीं कर सकते बच्चों को, रैंक में नहीं डिवाइड कर सकते, जो मतलब गॉड गिफ्टेड, एवरेज, डल, इस तरह से हम नहीं कर सकते बच्चों को। मैंने पहले भी बोला है कि ऐसा करने से बच्चा डिमोटिवेट होता है, और जो मतलब होता है ना, जो सुपर आप बोलते हैं कि ये तो गॉड गिफ्टेड है, तो वो आप उसको गॉड गिफ्टेड बोल तो रहे हैं, लेकिन उस पर जो असर होगा ना, एक अपने आप को सुपरमैन समझने लगेगा, और फिर वो बाद में उसका जो लेवल होगा सीखने का वो कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सीखने की कोशिश ही नहीं करेगा, कि वो तो अपने आप को वैसे ही सुपरमैन समझ चुका है, क्योंकि आपने तो उसको बता दिया कि आप सुपरमैन हो, है ना, गॉड गिफ्टेड हो। तो ये नहीं करना चाहिए। और जो डल आपने बताया कि ये तो इससे कुछ आता ही नहीं है, ये तो डल है, इसको कैटेगराइज कर दिया कि ये तो डल कैटेगरी में आता है, तो खुद वैसे डिमोटिवेट हो जाएगा कि मेरे से कुछ आता नहीं है, और वो सीखना भी नहीं चाहेगा फिर, है ना। तो हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इफेक्टिव वे टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट द टू टाइप ऑफ लीफ वेनेशंस। मतलब क्या पूछा जा रहा है कि छात्रों को पत्तियों में पाए जाने वाले 2 प्रकार के शिलान्यास को पढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होगा। मतलब ये पूछा जा रहा है कि 2 पत्तियां हैं और उनमें जो डिफरेंस है ना, उसमें जो डिफरेंस है या फिर जो है वेनेशंस है, उसको आप सिखाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से कैसे आपका तरीका क्या रहेगा उनको सिखाने का। क्लियरली एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन द लीफ वेनेशन, आप क्या बोलेंगे, जो एक्सप्लेन करेंगे कि देखो बच्चों इसमें ये फर्क है और इसमें इन दोनों में ये डिफरेंस है ना। और या फिर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, शोइंग द डायग्राम ऑफ 2 लीव्स एंड आस्किंग स्टूडेंट टू नोटिस द डिफरेंस, उनको डायग्राम दिखाएंगे और बच्चों से बोलेंगे बच्चों देखो इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, आस्किंग स्टूडेंट टू रीड अबाउट द सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड स्कूल टेक्स्ट बुक, बच्चों से बोलेंगे जाओ और पढ़ो जो स्कूल की टेक्स्ट बुक है उसमें से इन जो टॉपिक है लीफ वेनेशंस का, इसको पढ़ने की कोशिश करो, आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। ऑप्शन डी, टेकिंग स्टूडेंट्स फॉर अ विजिट टू गार्डन एंड आस्किंग देम टू ऑब्जर्व डिफरेंस लीव्स, क्या करेंगे कि आप बच्चों को विजिट कराएंगे गार्डन, ठीक है, उनको दिखाएंगे कि ये इसमें डिफरेंस है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे। देखिए अब इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। क्लियरली एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन द लीफ वेनेशंस, अच्छा ठीक है, शोइंग द डायग्राम ऑफ 2 लीव्स एंड आस्किंग स्टूडेंट टू नोटिस द डिफरेंस, डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है, आंसर हो सकता है। आस्किंग स्टूडेंट टू रीड अबाउट द सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड स्कूल टेक्स्ट बुक, ये नहीं होगा, टेक्स्ट बुक से अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आप क्या उनको पढ़ा रहे हो। ऑप्शन नंबर डी, टेकिंग स्टूडेंट फॉर अ विजिट टू गार्डन एंड आस्किंग देम टू ऑब्जर्व डिफरेंट लीव्स। हमारा जो इसमें मोस्ट पॉजिटिव जो जा रहा था वो ऑप्शन नंबर डी पे है, ठीक है। क्यों?
मोस्ट पॉजिटिव बोलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट बोलेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्योंकि अगर हमारा ऑप्शन नंबर डी पे नहीं दिया होता कि विजिट कराएंगे हम गार्डन, अगर इसकी जगह कुछ और दिया होता कि आप एक्सप्लेन करें बच्चों को, जो है खुद से पढ़ने का बोलेंगे कि खुद से पढ़ो, तो हमारा ऑप्शन ये डी नहीं होता। फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, ये हो जाता शोइंग द डायग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता था कि वो डायग्राम से भी बच्चा सीखता है। अब यहाँ पर एक बात आप समझें, जहां जहां पॉसिबल हो सकता है आप बच्चे को विजिट कराएंगे। ठीक है, रियल एग्जाम्पल देंगे उन्हें, रियलिटी में जो है उनको सिखाएंगे कि देखो अगर लीफ की बात हो रही है, किसी पेड़ की बात हो रही है, तो आप बाहर ले जाएंगे, उन्हें विजिट कराएंगे, खुद दिखाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन और आया था कि आप बच्चे जो जामिया बीएड में ही आया था कि जो बच्चे हैं उनको आप एनिमल्स की हैबिट के बारे में बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो उसमें भी था कि आप डायग्राम दिखाएंगे, आप बच्चों को जो है पढ़ाएंगे, बुक से पढ़ाएंगे, या फिर बच्चों को आप विजिट कराएंगे किसी जू को, है ना, कि बच्चा जाए। और तो सबसे बेस्ट यही है कि अगर पॉसिबल है तो आप फील्ड विजिट कराएं। ठीक है, अगर आप किसी एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाह रहे हैं कि देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जीएस में, खरीफ की क्रॉप कौन सी है, रबी की क्रॉप कौन सी है, अगर आपको बच्चों को अच्छे से बताना है कि खरीफ की क्रॉप है वो कौन सी होती है, आप फील्ड पे ले जाएं। ठीक है, उसमें जो नवंबर का सीजन होता है, जो गेहूं को लगाया जाता है, उसमें आप बच्चों को ले जाएं, बच्चा समझ जाएगा कि हाँ, कभी तो उसको याद आ जाएगा, अच्छा विंटर सीजन में जो होती हैं वो ये वाली क्रॉप होती हैं और उसको ये बोला जाता है ना, रबी की फसल बोला जाता है। फिर उसके बाद आप जो है गर्मियों के सीजन में लेके जाएं, उसमें जब धान लग रहा होता है तो उसमें आप बोलेंगे कि देखो बच्चों धान लग रहा है और अभी गर्मी का सीजन है तो इसको खरीफ की फसल बोलते हैं, तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, बच्चा कभी नहीं भूलेगा। लेकिन आप अगर उसे बुक से ही रटाए जा रहे हैं कि खरीफ की क्रॉप ये है और जो है रबी की क्रॉप ये है, बच्चा भूल जाएगा, टाइम पे भूल जाएगा, उसे रटना पड़ेगा बार बार। तो ये बेस्ट तरीका होता है। अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे कि मुझे, एक बच्चा मान लो कि अगर पूछता है, क्योंकि ऑफलाइन में एक दो क्वेश्चन मेरे सामने ऐसे आए थे कि अगर मान लो कि हमें सन की स्टडी करानी है या फिर हमें मून की स्टडी करानी है, बच्चे को मून के बारे में बताया था ना कि मून विजिट करें, बच्चे को मून पे ले जाएं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो मैंने बोला जहां जहां पॉसिबल है मून पे सारे बच्चों को ले जाना, सारे बच्चों को क्या एक बच्चों को भी ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, उस केस में तो हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर जहां पॉसिबल है, जहां फील्ड विजिट करा के बच्चों को सिखा सकते हैं, वहां आपका यही होना चाहिए कि फील्ड विजिट पे ही ले जाके बच्चों को सिखाएं। और अगर ऑप्शन में भी कहीं ऐसा आता है कि फील्ड विजिट की बात हो रही है, तो हमारा राइट आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट गोल ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का इंपॉर्टेंट गोल क्या है। ऑप्शन ए, टू हेल्प स्टूडेंट टू पास एग्जाम, मतलब स्टूडेंट की हेल्प करना कि एग्जाम को पास कर ले, है ना। ऑप्शन नंबर बी, टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, मतलब बच्चे की जो एबिलिटी है, जो थिंकिंग एबिलिटी है, उसको क्रिटिकली जो है डेवलप करना कि बच्चा अच्छे बुरे का फर्क जान सके, है ना। ऑप्शन नंबर सी, टू हेल्प स्टूडेंट टू मेमोराइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसे बोलेंगे कि जितना ज्यादा हो सके आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, रटनी है ना। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग गुड गवर्नमेंट जॉब, या जो एजुकेशन है वो आप इसलिए देना चाह रहे हैं कि बच्चा अच्छी गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो अच्छी गवर्नमेंट जॉब में अगर एजुकेशन का गोल है, तो क्या जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, तो क्या वो एजुकेटेड लोग नहीं है, क्या उन्होंने एजुकेशन नहीं ली? तो हमारा जो पहला ऑप्शन ही हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी, जो हम बिल्कुल हटा देंगे कि गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब, ऐसा कोई इसमें आंसर हमारा नहीं होता। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखते हैं, मेमोराइज हम करवाएंगे नहीं बच्चे से, रट्टाफिकेशन तो हम बिल्कुल नहीं कराएंगे, कंसेप्चुअल वर्क करेंगे, कंसेप्ट बच्चे को सिखाएंगे, मेमोराइजेशन रट्टाफिकेशन तो हम बिल्कुल बच्चे को अलाउ नहीं करेंगे कि हम वो बच्चा सीखे या फिर हम भी कुछ बच्चों को सिखाएं। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा कि एग्जाम को पास कराने का ही मकसद है, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है, एजुकेशन का मतलब जो होता है कि आप अच्छे बुरे में फर्क जान सकें। ठीक है, अब एक बात आपने और देखी होगी, दो बच्चों को आप लेकर आए, अगर आप जानते हैं कि अच्छा जो पढ़े लिखे नहीं है, क्या वो अच्छे बुरे में फर्क नहीं जानते? इसका जवाब ये है कि आप दो बच्चों को लेकर आए। ठीक है, एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है और एक बच्चा वो जो स्कूल नहीं जाता। ठीक है, और आप उन दोनों को चेयर पे बिठा दें, एक एक चेयर पे उनको दोनों को बिठा दें। दोनों के बैठने में ही बहुत फर्क होता है, आप देखेंगे कि दोनों के बैठने के तरीके में ही बहुत ज्यादा फर्क है।
तो उनका सोचने का तरीका क्यों नहीं अलग होगा, है ना। तो एजुकेशन मतलब एक अच्छी एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, है ना। वो कैसे होती है कि हमें क्रिटिकली जो हमारी थिंकिंग है वो क्रिटिकली डेवलप होती है और अच्छे बुरे का हमें फर्क समझ में आता है। ये एम होना भी चाहिए, गोल होना चाहिए एजुकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड बाय अ लैंग्वेज टीचर इन हर हिज क्लास। मतलब क्या है कि आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं, मतलब ये सीडीपी जैसे क्वेश्चन है, सीडीपी से ही क्वेश्चन है। कभी पूछेगा मैथमेटिक्स के आप टीचर हैं, कभी बोलेगा आप लैंग्वेज के टीचर हैं, तो कभी बोलेगा आप सोशल साइंस के टीचर हैं। तो आप जब सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो आपका मेथड क्या होगा, आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो आपका मेथड क्या होगा, आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो आपका मेथड क्या होगा। तो इसमें आपको क्या देखना है, और मैंने बोला था कीवर्ड जरूर पकड़ना है क्वेश्चन में और उसी के अकॉर्डिंग हमें सोचना है। तो लैंग्वेज का टीचर है आप, तो लैंग्वेज के टीचर जैसा ही सोचना है। आप क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिसअलाउइंग द यूज ऑफ मदर टंग बाय अ स्टूडेंट। आप बोलेंगे मदर टंग को कोई यूज नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू कॉपी देयर एसेज फ्रॉम अ गुड रेफरेंस बुक। आप बच्चों से क्या सिखाओगे बच्चों को कि जो अच्छी जो बुक है, जो अच्छी बुक है वहां से आप कॉपी कर लें। या फिर ऑप्शन नंबर सी, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर आइडियाज। या फिर बच्चों को एनकरेज करेंगे कि जो उनके आइडियाज हैं वो अपना फ्रीली, एकदम फ्री होके एक्सप्रेस कर पाए, है ना। ऑप्शन नंबर डी, डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम कंसल्टिंग टू ईच अदर। या बच्चों को एक दूसरे की सलाह लेने के लिए हतोत्साहित करेंगे। यहाँ पर अगर प्रोत्साहित होता ना, एनकरेज अगर करना होता तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो सकता था, लेकिन यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, क्योंकि हम डिस्करेज करेंगे नहीं। डिस्करेज अगर किया तो एक बच्चा एक दूसरे से बात नहीं करेगा, और ऐसा जब एक दूसरे से बात नहीं करेगा तो एक दूसरे को समझेगा नहीं, उसका आइडियाज एक दूसरे में आएंगे नहीं। क्योंकि होता ना कि आइडियाज जितना शेयर करते हैं उतना ही मतलब अच्छा होता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। एनकरेज स्टूडेंट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर आइडियाज, बिल्कुल आइडियाज को अपना क्या करें, वो फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू कॉपी करवाएंगे नहीं बच्चे से, और डिसअलाउइंग करेंगे नहीं हम मदर टंग को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो उसमें बहुत अच्छा बोलते हैं, और अगर उन्हें जैसे मान लो कोई हिंदी मीडियम का उसको बोला जाए कि नहीं टोटली इंग्लिश ही बोलनी है, इंग्लिश में बात करनी, तो बच्चा अपना आइडियाज क्या वो तो बिल्कुल ही नहीं बोलेगा, है ना। तो अगर आप उसको बोल दें कि आप हिंदी में ही बोलिए, तो देखिए उसके कितने अच्छे अच्छे विचार निकल कर आते हैं, आइडियाज निकल कर आते हैं। ये हमारा कलाम बैच जल्दी आएगा, परेशान ना हो बिल्कुल भी कि अभी बैच नहीं आया। जब भी आएगा बहुत अच्छे से आएगा, एकदम बेस्ट, है ना। और कंप्लीट होगा सिलेबस इंशाल्लाह। तो और कलाम जो बैच है वो एमयू 2 इयर्स के लिए भी आएगा, एमयू 4 इयर्स इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसके लिए भी आएगा, जामिया बीएड और जामिया डीएलएड। क्योंकि जामिया बीएड और जामिया डीएलएड का सिलेबस सेम है, बस इसमें लैंग्वेज के जो 20 क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग होते हैं, थोड़ा नहीं। जो जनरल बीएड है तो उसमें 20 मार्क्स का जो लैंग्वेज आएगा वो जनरल लैंग्वेज आएगा, कंसेप्ट आएगा लैंग्वेज का, लिंग्विस्टिक से क्वेश्चन होंगे। और जबकि जो डीएलएड होता है वो हिंदी और उर्दू मीडियम में होता है। तो हिंदी मीडियम में वैसे सभी क्वेश्चन 150 सेम होंगे, जीएस होगा, रीजनिंग होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, बाकी सेम होगा, मैथमेटिक्स, साइंस। लेकिन उसमें जो 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के होंगे वो हिंदी के होंगे, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज से पूछे जाएंगे। और उसमें जो उर्दू वाला जो होता है डीएलएड, तो उसमें उर्दू लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होते हैं। तो डिफरेंस यही है। तो जो बच्चा डीएलएड की तैयारी करेगा और जो हिंदी मीडियम से हो, उर्दू मीडियम से हो या फिर बीएड हो, सबकी हम प्रिपरेशन कराने वाले हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी क्वालिटी हम देने वाले हैं, क्योंकि आप देख चुके हैं कि हमारी फैकल्टी यही रहेंगी। पहली बात तो यही रहेंगी क्योंकि मैं अब तक सारी फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ, उनकी एक एक वीडियो आ चुकी है, तो आपको पता भी चल गया होगा। हालांकि थोड़ा 1% जो है डिजिटल बोर्ड को हैंडल करने में 1% की प्रॉब्लम आ रही है कुछ टीचर्स को, लेकिन वो भी सब 1-2 वीडियो में मतलब खत्म हो जाएगी। तो आप परेशान ना हो कि मतलब जो भी होगा इंशाल्लाह बेस्ट होगा हमारी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैचेस विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे बच्चों के विषय में जो समझ है उससे मेल खाता है, मतलब हम क्या समझते हैं बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय लिसनिंग टू लॉन्ग लेक्चर। लॉन्ग लेक्चर से बच्चा समझता है। ऑप्शन नंबर ई, चिल्ड्रन आर लाइक ब्लैंक स्लेट वेटिंग टू बी रिटन अपॉन, कि बच्चा क्या है, ब्लैंक स्लेट है, जो आप लिखोगे वो लिख जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन आर लाइक यंग एडल्ट
अबाउट एंड शुड बी टॉट अकॉर्डिंगली। बच्चे लघु वयस्कों की तरह होते हैं, उन्हें उसी तरह पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रन आर लाइक यंग साइंटिस्ट हु लाइक टू एक्सप्लोर, मतलब बच्चे लघु वैज्ञानिकों की तरह होते हैं जो खोजबीन करना पसंद करते हैं। इसमें हमारे जो है देखिए कैसा ऑप्शन हमारा, अगर मतलब इसमें और भी किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता था या बन सकता है अभी भी। ऑप्शन नंबर ए, बेस्ट बाय लिसनिंग बाय लॉन्ग लेक्चर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों को बड़े बड़े लेक्चर सुनाते रहो, बड़े बड़े 2-4 घंटे की क्लास देते रहो, इससे ज्यादा सीखेगा बच्चा नहीं, बिल्कुल बोर हो जाएगा 10-15 मिनट में ही। ऑप्शन नंबर बी है कि जो ब्लैंक स्लाइड है, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, इसको होल्ड करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, लाइक यंग एडल्ट अबाउट वन, यंग एडल्ट नहीं होगा, बच्चा बच्चा है। ऑप्शन नंबर डी वैसे इसमें करेक्ट है, चिल्ड्रन आर लाइक यंग साइंटिस्ट हु लाइक टू एक्सप्लोर, बच्चे जो होते हैं साइंटिस्ट की तरह होते हैं जो एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। अगर इसमें ऑप्शन हमारा डी अगर नहीं दिया होता, इसकी जगह कोई और जो लाइन होती वो होती, तो हमारा आंसर जो हो जाता वो हो जाता ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ब्लैंक जो है स्लेट होते हैं, और छोटे बच्चे क्या होते हैं उन्हें कुछ नहीं पता है ना, जो घर में वो देखते हैं, जो बाहर वो देखते हैं, बच्चा वही सीखता है। आपने देखा भी होगा कि मतलब अगर मान लो कि यहाँ के बच्चों को अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में लेके जाएं तो बच्चे के लिए सब न्यू होगा, और कुछ साल के लिए अगर वहां पर छोड़ते हैं तो बच्चा वैसे ही बन जाएगा और यहाँ का सारा भूल जाएगा। तो यही होता है कि अगर एक साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च भी किया था, 2 बच्चों को उसने पकड़ा और एक बच्चे को उसने अलग फैमिली में रखा और एक बच्चे को उसने अलग फैमिली में रखा, जबकि दोनों क्या थे, एक ही पेरेंट्स के बच्चे थे, ट्विंस थे। तो उसने दोनों बच्चों को क्या किया, स्टडी करने के लिए दोनों को अलग फैमिली में परवरिश के लिए भेज दिया, और कुछ साल के बाद में जब दोनों बच्चों को एक साथ लाया गया तो बहुत डिफरेंस था दोनों में। क्यों? क्योंकि उसने उस फैमिली का जो वैल्यूज थे वो सीखे और एक बच्चे ने उस फैमिली की वैल्यूज सीखी जो दूसरा, तो एक ही पेरेंट्स के बच्चों में इतना डिफरेंस देखा गया। तो यही होता है कि जहां बच्चा होता है वो वैसे ही सीखता है। तो एक स्लेट, ब्लैंक स्लेट होता है बच्चा, जो हम लिखते हैं वो लिख जाता है। तो एक जो हुए हैं साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका एक स्टेटमेंट भी था कि जो बच्चे को बनना होता है वो शुरू के 5 साल में बन जाता है। ठीक है, वो स्टार्टिंग के 5 साल में ही ये सोचता तो नहीं है, लेकिन उसमें ये जो है आ जाती है, जो भी क्वालिटी वगैरह होती है वो आ जाती है कि उसे आगे को करना क्या है, वो बनेगा क्या, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो सकता था, लेकिन हमारा जो इसमें बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है कि यंग साइंटिस्ट की तरह बच्चे कैसे होते हैं, एक्सप्लोर। आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो आप जब उसे लेके अगर मार्केट में जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा करता है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है। अगर उसको कुछ भी रास्ते में मिलता है तो वो आपसे क्वेश्चन करता चलता है ना, कि ऐसा क्यों है ये। तो ये साइंटिस्ट भी तो यही करते हैं, वो भी तो क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों है ये, है ना, कैसे है, क्यों हो रहा है। तो इसी तरह से बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें एक और ये भी है कि आप देखें कुछ बच्चे मतलब ज्यादातर बच्चे यही होते हैं घर में, अगर मान लो अपने घर में किसी को कोई खिलौना ला के दे दिया है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, उसका एक एक पार्ट्स अलग कर देते हैं, एक एक पार्ट्स उसको अलग करके देखते हैं कि बना कैसे है, फिर उसे वो ज्वाइन भी करने की कोशिश करते हैं, फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो यही साइंटिस्ट करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि चिल्ड्रन आर लाइक यंग साइंटिस्ट हु लाइक टू एक्सप्लोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज इन आ क्लास, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामूहिक गतिविधियां आयोजित करने का एक उद्देश्य नहीं है। आप क्वेश्चन रीड करिए। ऑप्शन नंबर ए, टू एनकरेज स्टूडेंट टू कम्पीट विद ईच अदर, आप क्या करवाएंगे, बच्चों को कंपटीशन कराएंगे एक दूसरे से। ऑप्शन नंबर बी, टू एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम वन अनदर, बच्चों को एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी, टू इनकलकेट द वैल्यू ऑफ सोशल कोऑपरेशन इन स्टूडेंट, बच्चों में सामाजिक सहयोग के मूल्य का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी, टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट। इससे पहले एक जो ऑप्शन में था कि अब डिस्करेज करेंगे लर्न फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे के आइडियाज लेने से, तो हमारा ऑप्शन वो कट हो गया था। तो इसका मतलब ये आंसर, ये ऑप्शन तो हमारा सही है। और वैल्यू सोशल कोऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हुई है, ग्रुप एक्टिविटीज की बात हुई है। तो ग्रुप एक्टिविटीज से क्या आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि ग्रुप में आपने देखा होगा किसी एक की नहीं चलती, सबकी सुनी जाती है, सबका ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए ग्रुप एक्टिविटीज से क्या आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है बच्चों में। ठीक है, सेंस ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा ये भी आंसर जो है, ये भी ऑप्शन हमारा ठीक है।
तो सोशल कोऑपरेशन इन स्टूडेंट, ये भी ठीक है, सोशल कोऑपरेशन आता है ग्रुप एक्टिविटीज से। और इनकरेज होता है स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, वाकई जब ग्रुप में काम होता है तो एक दूसरे से सीखते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट होगा। स्टूडेंट टू कम्पीट विद ईच अदर, ये वैसे भी नेगेटिव वर्ड था जो होगा ही नहीं, क्योंकि कम्पीट हम बच्चे को नहीं कराते एक दूसरे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39, a student makes the same mistake over and over again in solving particular kind of mathematical problem, the teacher is best advised to। मतलब अब यहाँ पर आप क्या हैं, एक गणित के टीचर हैं, एक मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है मैथमेटिक्स में, अब ऑप्शन पढ़िए और सोचिए क्या करना है। ऑप्शन नंबर ए, टॉक टू द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड ब्रिंग द प्रॉब्लम टू देयर नोटिस। बच्चे के पेरेंट्स से बात करेंगे और उनसे बोलेंगे आपके बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। ऑप्शन नंबर ए बी, एनालिसिस चाइल्ड्स डिफिकल्टी एंड मॉडिफाई हिज हर टीचिंग स्ट्रेटेजी। मतलब एनालिसिस करेंगे कि बच्चे की डिफिकल्टी क्या है, कहाँ वो नहीं सीख पा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे अपना जो है टीचिंग स्ट्रेटेजी। ऑप्शन नंबर सी, सजेस्ट सम गुड रेफरेंस बुक टू द चाइल्ड। ऑप्शन डी, आस्क द चाइल्ड टू स्किप दिस प्रॉब्लम एंड कंसंट्रेट बेटर ऑन अदर। आप बोलेंगे इस प्रॉब्लम को ही छोड़ दो, आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? किसी प्रॉब्लम को कैसे छोड़ सकते हैं? हम भागेंगे ही नहीं किसी प्रॉब्लम से, पहले ही भी बोला था मैंने वीडियो में ना, भागना नहीं है प्रॉब्लम से, तो कि आगे कुछ बेहतर होगा। तो पहले ही बच्चा फंस रहा है तो आगे वो क्या बेहतर करेगा, है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। सजेस्ट सम गुड रेफरेंस बुक्स। गुड रेफरेंस इसका मतलब आप जो अभी तक अपनी जो बुक पढ़ा रहे थे वो ठीक नहीं थी, गुड नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। एनालिसिस चाइल्ड्स डिफिकल्टी एंड मॉडिफाई हिज टीचिंग स्ट्रेटेजी, ये हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि पेरेंट्स से बात करने का ऐसा कुछ मतलब है ही नहीं। बच्चे, पेरेंट्स ने तो बच्चों को खुद आपके पास भेजा है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, है ना। अब उनको उल्टा बोलोगे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पा रहा, तो पेरेंट्स का फिर पेरेंट्स ने आपको क्यों, आपके यहाँ पर एडमिशन क्यों कराया बच्चे का? पेरेंट्स थोड़ी ना पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, what would you do if you are placed in a school of a region whose local language you are not familiar? ठीक है, किससे? लोकल लैंग्वेज। मतलब आपने केवीएस में फॉर्म फिल किया, आप क्या करेंगे? आपकी नियुक्ति ऐसे क्षेत्र के स्कूल में हो जाए जहाँ की स्थानीय भाषा से आप परिचित ही नहीं है। मतलब क्या 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 कि आपने बीएड कर लिया, सीटेट कर लिया, उसके बाद केवीएस की वैकेंसी आई, आपने फॉर्म फिल किया और आप नॉर्थ के थे, आपको भेज दिया साउथ में, तो आप क्या करेंगे? केवीएस में ऐसा ही होता है। मतलब कुछ टाइम के लिए जो ट्रांसफर होता, मतलब जो नियुक्ति होती है, तो ऐसे रीजन में कर दी जाती है कि नॉर्थ वाले को साउथ और साउथ वाले को नॉर्थ, वेस्ट वाले को ईस्ट और ईस्ट वाले को वेस्ट में भेज दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है परमानेंट, कुछ टाइम के लिए। तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है कि आपको, क्योंकि बीएड के बाद में आपको टीचर ही बनना है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब इनके अकॉर्डिंग मान लो कि आपने केवीएस में फॉर्म फिल कर दिया, तो नवोदय में कर दिया, तो दिल्ली का तो खैर दिल्ली में ही होता है। एडमिट योर शॉर्ट कमिंग एंड ट्राई फॉर अ ट्रांसफर टू सम अदर स्कूल। अपनी कमी को स्वीकारेंगे, हाँ ये तो बोल देंगे मुझे रीजनल लैंग्वेज नहीं आती, और फिर बोलेंगे लेकिन मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए जहाँ की मुझे लैंग्वेज आती है। ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे। या ऑप्शन सी, ट्राई टू टीच द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बुक टू स्टूडेंट। या फिर स्टूडेंट को बोलेंगे कि पाठ्य पुस्तक की मानक भाषा सिखाने का प्रयास करेंगे। मतलब क्या कि आप अपना जो भी लैंग्वेज है उसको सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू डिस्करेज ऑफ द टेक्स्ट बुक लैंग्वेज इन स्कूल। आप प्रिंसिपल से ही बोलेंगे कि सर इसको हटा दें, या मैम जो लैंग्वेज है ना उसको चेंज कर दें, जो मेरे साथ ही है आप उस वाली लैंग्वेज में मुझसे पढ़वा लें। ठीक है, तब तो आप रुकेंगे, ऐसा करेंगे नहीं। आप थोड़ी ना धरना प्रदर्शन करने के लिए गए हैं कि आप प्रिंसिपल को बोलेंगे डिस्करेज कर दें, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज इंग्लिश जो पहले से चली आ रही है उसको हटा देंगे। आपकी समझ में मतलब ये है कि आपको जो लैंग्वेज आ रही है आप उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें, उसी में तो बच्चा पढ़ रहा है। उसमें जब अगर बच्चा पढ़ रहा है तो सोचिए फिर उनका क्या होगा, तो वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। स्टैंडर्ड लैंग्वेज ये भी नहीं होगा,
ट्राई टू लर्न द स्कूल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। हाँ, लोकल लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि एडमिट योर शॉर्टकमिंग एंड ट्राई टू ट्रांसफर, आपका ट्रांसफर कर, अगर यही होता कि आपका आपके कहने से ट्रांसफर हो जाएगा तो आपके वो वहां पर नियुक्ति ही क्यों करते, है ना। तो ये बहानेबाजी यहाँ पर नहीं चलती हैं। आपको क्या करना है, सीधा सीधा आप आइडियल टीचर हैं उसके अकॉर्डिंग बोल देंगे, जी सर हम सीखने की कोशिश करेंगे लोकल लैंग्वेज, ठीक है, ये नहीं कि हम ट्रांसफर करा लेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41, यू आर टीचिंग इन अ क्लास एंड अ स्टूडेंट पॉइंट आउट योर मिस्टेक। वाह, क्या हुआ, क्या आप पढ़ा रहे थे और कुछ बच्चों ने आपकी मिस्टेक पकड़ ली, जो गलती आप कर रहे थे वो पकड़ ली। अब क्या होगा, व्हाट वुड यू डू, क्या करेंगे आप, आपको तो गुस्सा आ जाएगा और बेइज्जती कर दी पूरी क्लास में। ऑप्शन नंबर है एप्रिशिएट द स्टूडेंट एंड एडमिट योर मिस्टेक, क्या बोलेंगे, छात्र की सराहना करेंगे और अपनी भूल स्वीकार करेंगे, उसे बोलेंगे गुड, बहुत अच्छा, तुमने मेरी गलती पकड़ी। ऑप्शन नंबर बी, इग्नोर द स्टूडेंट बट रेक्टिफाई द एरर, बच्चों को इग्नोर तो कर देंगे लेकिन हाँ अपनी गलती को सुधार लेंगे, ठीक, बच्चों को कुछ नहीं बोलेंगे और ऐसे हो जाएंगे जैसे इसने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन खुद सोचेंगे हाँ मैंने गलती की, उसको रेक्टिफाई करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, आस्क द स्टूडेंट टू बी क्विट एंड रिमेन इन डिसिप्लिन, विद्यार्थी को चुप रहने और अनुशासन में रहने के लिए कहेंगे, बोलेंगे कि मैं टीचर हूं, मुझे पता है कैसा आता है, कैसे पढ़ाना चाहिए, तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, और मैं टीचर हूं, तुमसे ज्यादा जानता हूं, तुमसे ज्यादा जानती हूं, इसलिए मैं सही पढ़ा रही हूं, जैसा मैं पढ़ा रही हूं पढ़ लो, ठीक है। या ऑप्शन नंबर डी, कवर अप बाय सेइंग दैट द मिस्टेक वाज डेलिब्रेट टू चेक स्टूडेंट्स अटेंटिवनेस, ठीक है, विद्यार्थी ये कहकर अपनी भूल को छिपा लेंगे कि गलती छात्रों की चौकसी को जानने के लिए जानबूझकर की गई। कुछ टीचर होते हैं ना, अरे मैं चेक कर रहा था कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो ऐसा मुझे आता है, देखो ऐसे करके ये इसका आंसर ये होगा या फिर इसको इसका ये है, और मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था या मैं कर रही थी, तब मैं देख सकूं कि तुम्हारा ध्यान है या नहीं है, कुछ इस तरह से भी बोला जाता है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, छिपा लेंगे इस तरह से कहकर नहीं। अप्रिशिएट करेंगे बच्चे को कि जो है अप्रिशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि बच्चा इतना जो है ध्यान से आपको सुन पा रहा है ना, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा करेक्ट आंसर, बी नहीं होगा, इग्नोर नहीं करेंगे और उसे चुप रहने के लिए भी नहीं बोलेंगे, अच्छी बात है अगर उसने आपकी जो है गलती पकड़ी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कॉन्सोनेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 2020, निम्नलिखित में से क्या एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर इम्फेसिस ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी, बहु विषयकता पर जोर, मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब होता है अलग अलग सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, फ्लेक्सिबल रखेंगे कि बच्चा जब चाहे अपना सब्जेक्ट चेंज कर ले, तो ये हो भी गया है। ऑप्शन नंबर सी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन लैंग्वेज फॉर्मूला, या ऑप्शन नंबर डी इम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है उस पर आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, जो सिफारिशों के अनुरूप था। ऑप्शन नंबर डी भी है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे। हाँ, लैंग्वेज फॉर्मूला भी दिया था, अभी इसको होल्ड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है कि मल्टीडिसिप्लिनरी पर इम्फेसिस मतलब फोकस होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो वैसे मैं गलत टिक कर रही हूँ, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि वन लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं दिया था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में एक जो रीजनल लैंग्वेज थी, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज का मतलब था अपनी लोकल लैंग्वेज, मदर टंग, ठीक है, और जो सेकंड लैंग्वेज जैसे मान लो कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट, उसमें कोई या तो इंग्लिश पढ़े बच्चा, इंग्लिश, और या फिर जो अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो लैंग्वेज नंबर 3 था, जो थर्ड लैंग्वेज था, वो इन्होंने दिया था जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, उसमें इंग्लिश, नॉन हिंदी
स्पीकिंग में हिंदी, सॉरी इंग्लिश तो आ गई है ना यहाँ पर, हिंदी जो बोलेंगे वो इंग्लिश सीखेंगे, तो हिंदी या फिर अदर लैंग्वेज, ठीक। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, 1 नहीं था। क्वेश्चन नंबर 43, ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन आपने क्या सोचा, यू गो टू योर क्लास, आप अपनी क्लास में गए, टू टीच अ कंसेप्ट पढ़ाने के लिए, बट स्टूडेंट्स आर नॉट इन अ मूड में ही नहीं है पढ़ने का, टू स्टडी एंड रिक्वेस्ट, और आपसे वो रिक्वेस्ट करते हैं, यू टू लेट देम प्ले, उनको खेलने दिया जाए, व्हाट वुड यू डू, आप तो पढ़ाने के मूड से गए थे, देखा बच्चों का मूड ही नहीं है पढ़ने का, वो तो खेलना चाह रहे हैं, तब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, स्कोल्ड देम, उनको डांटेंगे, एंड प्रोसीड टू टीच, और पढ़ाना शुरू कर देंगे। स्कोल्ड हम करेंगे नहीं, पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो मैं बार बार बोलती हूँ, तो ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, टाइम जाता है। ऑप्शन बी, गिव देम फ्री टाइम टू डू एनीथिंग दे वांट, उनसे बोलेंगे जाओ जो मन करे वो करो। ऑप्शन नंबर सी, गो टू द प्रिंसिपल एंड सीक हिज हर ओपिनियन, प्रिंसिपल के पास जाएंगे और ओपिनियन बताएंगे, प्रिंसिपल का कोई मैटर होता नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डेवलप एंड प्ले अ गेम बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, अब 2 तो आपने एलिमिनेट कर दिए जो किससे, नेगेटिव वर्ड से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी पे हम फाइट करेंगे, मतलब कौन सा इसमें बेस्ट होगा उस पे हम जो है देखेंगे उसे कौन सा बेस्ट है। तो अगर आपने फ्री टाइम दिया कि जाओ जो मन है वो करो, तो कोई एक तरह का गेम नहीं होता, बच्चे क्या करेंगे, बहुत ज्यादा जो है उधम मचाएंगे, है ना, एक तरह से शोर करेंगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम फ्री कर देंगे बच्चों को, टोटली हम फ्री नहीं करेंगे कि जो मन करे वो करो, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं, डेवलप एंड प्ले अ गेम बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, मतलब आप क्या करेंगे, आप जो कंसेप्ट सिखाने के लिए आए थे आप उसी पर कोई गेम बच्चों को जो है खिलाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चे गेम भी खेल लेंगे और आपका कंसेप्ट भी सीख लेंगे, तो आपने भी पढ़ा लिया, बच्चे भी खेल लिए, तो एक तीर से 2 निशाने हो गए, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ वेरियस कंसेप्ट फ्रॉम अननोन टू नोन, फ्रॉम ऑब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, या फ्रॉम नियर टू फार, या फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो मैक्सिम से क्वेश्चन है, मैक्सिम से हम मैक्सिम बहुत सारे हैं, तो इस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, हम जब क्लास लेंगे तो क्योंकि 2-4 ये कम से कम 15 प्लस मैक्सिम्स हैं, तो एक मैगजीन से हमें डिटेल में डिस्कस करना होता है जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, तो क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है और यहाँ भी पूछा गया है ना। तो हमारा ये फ्रॉम अननोन टू नोन नहीं होगा, क्योंकि हम जो जाते हैं नोन टू अननोन होते हैं, ये उल्टा दिया है, क्योंकि जो बच्चा जानता है हम उसे कहाँ लेके जाएंगे, जो बच्चा नहीं जानता। ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम ऑब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम नियर टू फार बिल्कुल हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हम नियर टू फार जाएंगे, मतलब जो बच्चे के पास है हम उसे वहां लेके जाएंगे उस कंसेप्ट से जो बच्चे से दूर है, जो बच्चा नहीं जानता, जिस कंसेप्ट को बच्चा जो है नहीं जानता, तो किससे लिंक करेंगे, जो बच्चा जानता है, और जो बच्चा नहीं जानता उसे हम लेके जाएंगे, मतलब नियर टू फार। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं जाते, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब सीबीएसई का इसमें फंक्शन क्या नहीं है, कार्य नहीं है, आपको बताना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ग्रांटिंग एफिलिएशन टू स्कूल दैट मीट इट्स स्टैंडर्ड, मतलब अपने मानकों को पूरा करने वाले स्कूलों को संबद्धता प्रदान करना, मतलब कहता है मान्यता प्रदान करना, है ना। तो ये तो हमारा आंसर होगा, सीबीएसई ये करता है, मतलब नोट पूछा है ना, तो अभी हम देखते हैं कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी कंडक्टिंग क्लास, जो 10th है और जो 12th है उसका एग्जाम कराता है, हाँ सीबीएसई बोर्ड वाले जो होते हैं उसको तो वो एग्जाम कराता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है सीबीएसई का काम होता है। ऑप्शन नंबर सी डेवलपिंग सप्लीमेंट्री टेक्सचुअल मटेरियल, मतलब क्या, पूरक पाठ्य सामग्री का विकास करना, मतलब जो हाँ उसकी जो टेक्स्ट बुक होती है उनको वो करता है, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ग्रांटिंग एफिलिएशन टू टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट मीट इस स्टैंडर्ड, अपने मांगों को पूरा करने वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों को संबद्धता प्रदान करना, ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई का ये काम नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 46। हम 45 तक ही रहते हैं। 31 से हमने 45 कर लिया है। अब 46 से 60 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना ये जो है बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। पार्ट 2 आएगा इसका, इसके बाद आप उसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 to 60। अब इसके बाद में और बाकी एक एक वीडियो करके अपलोड होता रहेगा, तो उम्मीद है कि आप देख लेंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है उस पर इसकी पीडीएफ हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।